हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू क्यूआरवी अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिसेस को स्टार्ट किया और अब इस पार्ट 2 में हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर देखा हो बिकॉज ये कनेक्टेड लेक्चर्स हैं। सो अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। एंड लेट्स स्टार्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास यू वोंट बिलीव अराउंड मोर देन 20 टाइप्स हैं, बट उनको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। जनरल टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस। स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस जिनको समझने के लिए हमें कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होगी, और जनरल टाइप वो है जिनको हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। सो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला है सिंगलटन मैट्रिसेस। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन मैट्रिक्स। सो सिंगलटन मैट्रिक्स ऐसा दिखता होगा। A11 एक ही एलिमेंट होगा, एक रो और एक ही कॉलम। सो दिस इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स। एग्जांपल बड़े सिंपल है। 5 1 क्रॉस 1, एक रो और एक कॉलम होता है सिंगलटन मैट्रिक्स के पास। सेकेंड एग्जांपल है -3 आयोटा sin थीटा, लाइक दिस। सो दे ऑल आर सिंगलटन मैट्रिसेस। नेक्स्ट इज नल मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट। नल मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो अगर मैं आपसे बोलूं A इक्वल्स टू Aij, n क्रॉस m का कोई मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में Aij जीरो के बराबर है फॉर ऑल I एंड j, मतलब i और j का जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है। i का कॉम्बिनेशन कहां से कहां तक बनेगा, ये जब हम भी लिखते ना फॉर ऑल i एंड j, इसका इंटरनली या बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि i हमारा 1 से लेकर n तक जाएगा और j हमारा 1 से लेकर m तक जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट नोटेशन है। जब भी मैं बोलूं फॉर ऑल i एंड j तो आपको ये समझना होगा। नाउ सो aij इक्वल टू जीरो फॉर ऑल दिस, मतलब सारे के सारे एलिमेंट एक साथ जीरो हो जाए, ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स बोलते हैं। मान लो 2 क्रॉस 3 का एक नल मैट्रिक्स है। सो दो रो होंगी, तीन कॉलम होंगे, एंड दिस इज द एग्जांपल। एक सिंगलटन नल मैट्रिक्स है तो वो ऐसा दिखेगा। एक 1 क्रॉस 3 का नल मैट्रिक्स है तो वो ऐसा होगा। एक बात ध्यान रखने की है कि नल मैट्रिक्स बेसिकली मैट्रिक्स चैप्टर में आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। मैं बताऊंगा इसके बारे में। एक सेकंड और एक बात बता दूं, नल मैट्रिक्स हर ऑर्डर का एक यूनिक होता है। मतलब 1 क्रॉस 3 का दुनिया में एक ही नल मैट्रिक्स होगा। हाँ, नल मैट्रिक्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के बहुत सारे हो सकते हैं। जितने अलग ऑर्डर होंगे, हर ऑर्डर के लिए एक यूनिक नल मैट्रिक्स डिफाइंड है। पॉइंट टू बी नोटेड, हर ऑर्डर के लिए एक यूनिक नल मैट्रिक्स डिफाइंड है। अब मैं आपको बता रहा था कि नल मैट्रिक्स आइडेंटिटी ऑफ एडिशन कहलाता है। तो मैथ्स कहता है कि कोई भी अगर ए मैट्रिक्स है और उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स अगर उसमें ऐड कर दिया जाए, चाहे वो प्री ऐड किया जाए या पोस्ट ऐड किया जाए, सो आंसर ए ही मैट्रिक्स आता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस यूनिक प्रॉपर्टी, नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी ऑफ एडिशन। नाउ नल मैट्रिक्स से आगे बढ़े। नल मैट्रिक्स को कितनी बार मैथ्स में ओ भी लिखा जाता है, ओ एन क्रॉस एन भी लिख दिया जाता है। तो अगर नल मैट्रिक्स दिख रहा है आपको और आपको ये लिखा हुआ दिख गया ओ एन क्रॉस एन, तो इसका मतलब क्या हुआ जी? nth ऑर्डर नल मैट्रिक्स। या एन क्रॉस एम दिख गया तो एन क्रॉस एम ऑर्डर नल मैट्रिक्स। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। कितनी बार सिंपली जीरो भी लिख दिया जाता है मैट्रिक्स इक्वेशन में। जब भी जीरो लिखा हुआ दिखे, याद रखना वो नल मैट्रिक्स ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया a प्लस टू बी इक्वल टू जीरो, तो ये स्केलर जीरो नहीं होगा, ये मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है ये? नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के साथ कभी भी स्केलर्स नहीं लिखे जाते। मैट्रिक्स के साथ हमेशा मैट्रिक्स ही लिखे जाते हैं। अगर ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, उनका एडिशन किसी के बराबर है और सामने जीरो दिख रहा है, तो वो जीरो नहीं रीड होगा, वो नल मैट्रिक्स ही इंटरप्रेट होगा, क्योंकि मैट्रिक्स कैन बी इक्वल्स टू मैट्रिक्स ओनली। नाउ next is row matrix. What is a row matrix? A matrix having exactly one row. So अगर A equals to, बहुत सिंपल है ये, इनके नाम से इनका मतलब समझ में आया था। A I J n क्रॉस m। अगर यहाँ पर n 1 हो जाए, एक रो हो जाए, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, m बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। एक कॉलम भी हो सकता है, मतलब सिंगलटन
मैट्रिक्स जो होता है ना वो रो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ रोज देखनी है, वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। जैसे 5 7 4 3 9, दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ अ रो मैट्रिक्स 1 क्रॉस 5। आपने अगर चैप्टर के स्टार्टिंग में ऊपर हेडिंग पर ध्यान दिया हो, यहाँ देखिए ऊपर, तो मैंने 1 क्रॉस 8 लिखा है, तो क्या है भैया, ये जो दो डंडियां दिख रही है मैट्रिक्स का सिंबल है। मैंने आपको बोला था मैट्रिक्स के 3 सिंबल होते हैं, तो मैट्रिक्स का सिंबल है 1 क्रॉस 8 लिखा हुआ है, मतलब ऑर्डर क्या हो गया, 1 रो और 8 कॉलम्स, तो ऑर्डर 1 क्रॉस 8 हो गया। और इसमें यहाँ पर 8 कॉलम दिख रहे होंगे, MATRICES, सो दिस इज अ रो मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा मैंने उसको लिखने का तरीका दिखाया आपको। नाउ फोर्थ इज, आप खुद समझ जाओगे, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, राम 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 राम, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता होगा जी, एक ही कॉलम होता होगा सर, बिल्कुल सही है। A इक्वल्स टू AIJ n क्रॉस m, यहाँ पर m की वैल्यू 1 होगी और n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स कैसा दिखता होगा, इस तरह से दिखता होगा। मान लीजिए 4 क्रॉस 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स बनाता हूँ, 3 sin थीटा 5 2, सो ये कॉलम मैट्रिक्स है। सो एक चीज नोट करने को मिली हमको कि सिंगलटन मैट्रिक्स काम की बात है, is the only matrix which is row as well as column, which is row as well as column matrix, जो रो मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट आया हम लोगों का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। लेट अस अंडरस्टैंड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स 5वें नंबर पर। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जो हॉरिजॉन्टल दिखता होगा सर, हाँ बेटा, पहले एग्जांपल देखते हैं फिर प्रॉपर्टी लिखेंगे। जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड दिखे हमको, 2 3 5 7 4 8 9 1 8 -2, 2 रो और 5 कॉलम। सो अगर कोई मैट्रिक्स ए है AIJ n क्रॉस m का, तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्या सिंगलटन मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल हुआ, नहीं, क्योंकि उसमें जितनी रोज है उतने ही कॉलम है, तो वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नहीं है। क्या सारे रो मैट्रिसेस हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होंगे, नहीं, सिंगलटन मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है पर वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। क्या सारे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होंगे, नहीं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ज्यादा रोज भी हो सकती है। देन वर्टिकल मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज वर्टिकल मैट्रिक्स, सो वर्टिकल मैट्रिक्स अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो AIJ n क्रॉस m, इस बार क्या ज्यादा होंगी जी, रोज ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स। यहां पर रोज कम थी कॉलम से और यहां पर रोज ज्यादा है, रोज ग्रेटर देन कॉलम्स, नंबर है बाय डिफॉल्ट, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स। सो वर्टिकल मैट्रिक्स एग्जांपल कैसा होगा, ऐसा वर्टिकली स्ट्रेच दिखेगा वो। मान लीजिए हमारे पास 3 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो रोज ज्यादा होनी चाहिए, तो 5 7 8 9 2 4, दिस इज अ वर्टिकल मैट्रिक्स। अगेन एक बार बोलता हूं, क्या कॉलम मैट्रिक्स हमेशा वर्टिकल मैट्रिक्स होगा, नहीं, सिंगलटन मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है और वो वर्टिकल मैट्रिक्स नहीं है। सो वर्टिकल मैट्रिक्स से अगर हम आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो सेवेंथ इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या परिभाषा होगी, बड़ी आसान, AIJ m क्रॉस n रेक्टेंगुलर सिर्फ तब कहलाएगा जब m नॉट इक्वल्स टू n हो, m n के बराबर ना हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे कि अगला क्या आने वाला है आपकी जिंदगी में, रेक्टेंगल के बाद क्या आया था, स्क्वायर आया था, वेरी गुड, m इक्वल्स टू n हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले रेक्टेंगुलर समझ लेते हैं, 3 5 7 4
81293 रेक्टेंगुलर, इसमें 2 रो हैं और 4 कॉलम। तो क्या सर मैं ये कह सकता हूं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल मैट्रिक्स में से कुछ ना कुछ तो होगा? सोच के देखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा, गारंटीड इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। तो जवाब है यस, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो होगा ही होगा। नाउ नेक्स्ट इज द वेरी फेमस and the very useful matrix that is called square matrix. So what is a square matrix? ये अकेला ऐसा मैट्रिक्स है बच्चों, you won't believe, इसकी 15 से ज्यादा वैरायटी पढ़नी है, और यही सेलिब्रिटी आदमी है, ये रजनीकांत है इस मैट्रिक्स पिक्चर का। सो लेट अस अंडरस्टैंड स्क्वायर मैट्रिक्स। एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास Aij m क्रॉस n। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहलाता है जब m किसके बराबर हो जाए, n के। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, नाम से ही जाहिर था, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जांपल देखते हैं, 5 7 4 8, ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिंगलटन मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होगा क्योंकि जितनी रो उतने कॉलम है। 1 3 0 4 0 7 0 0 7, जेम्स बॉन्ड भैया की जय हो। तो ये 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऑल्दो हमारे सिलेबस में प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन तो किसी भी ऑर्डर पे आ सकते हैं, बट सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर से ऊपर नहीं आते। तो थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स से ऊपर हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑल्दो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन तो आपको फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, और वो सिंपल होंगे, उनमें सॉल्यूशन नहीं करना होगा, कुछ प्रॉपर्टी डील करनी होगी, वो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। सो दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स में अब जो बात समझा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ में आ गई तो आगे की बातें समझ में आएंगी, और वो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बाकी कोई मैट्रिक्स एंजॉय नहीं करता। सो मान लीजिए हमने चलो ज्यादा दूर नहीं जाते, 4 क्रॉस 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स बनाते हैं। सो लेट अस से A B C D E F G H I J K L M N O P। सो आपको समझ में आ गया होगा कि ABCD याद होनी चाहिए इसको बनाने के लिए। सो नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स के पास क्या क्या होता है? सबसे पहली चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डायगोनल, जो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के पास नहीं था। दिस डायगोनल इज कॉल्ड लीडिंग डायगोनल, इसका एक नाम और भी है, लीडिंग डायगोनल, ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, सो लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल। पहली बात, सर लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ बेटा, ये आप अगर ध्यान से देखो तो ये एलिमेंट A11 है, ये A22 है, F वाला क्या है A22, A वाला क्या है A11, ये क्या है A33, ये क्या है A44। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के लिए I बराबर क्या होता है? J होता है। बहुत काम की बात, जब भी मैं बोलूं I बराबर J तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और अगर I नॉट इक्वल टू J तो अदर देन डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे उनके लिए I नॉट इक्वल टू J होगा। अब बात आती है, ये क्या है? ये जो ऊपर एक ट्रायंगल सा बनता हुआ दिख रहा है, बहुत काम की बात, दिस इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। सर इन अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की खास बात बताओ। इन एलिमेंट्स को पढ़ के देखते हैं। ये बी को कैसे पढ़ेंगे हम? A12 है, ये A13 है, ये A14 है, ये क्या है A23 है, ये A24 है। ध्यान से देखो, इनकी जो भी पोजीशन हम रीड कर रहे हैं उसमें I छोटा है J से। बहुत काम की बात, I क्या होगा? छोटा होगा J से। जब भी मैं आपसे बोल दूं I लेस देन J, आप समझ जाओगे अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट। अब ये क्या है सर? ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली कॉमन सेंस, दे आर कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट। थोड़ा सा EIM। सो ये क्या है? दे आर कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ओके, अब तुम्हारी बारी है, बताओ इनके लिए क्या खासियत होगी, इनकी पहचान कैसे होगी?
सो सर इनकी पहचान, सर इसको अगर हम पढ़ें इस ई को, तो ये A21 है, और ये पढ़ें तो A31 है, और ये A41 है, तो सर आई बड़ा दिख रहा है सर यहाँ पर। जी सर, वेरी गुड। जब भी आई बड़ा होगा जैसे, तो आप समझ जाइए कि लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की बात चल रही है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर जब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर हम आई और जे के टर्म्स में कुछ डेफिनेशंस बताएंगे, और उन डेफिनेशंस को समझने के लिए ये समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ आई ग्रेटर देन जे, तो आपको स्ट्राइक होना चाहिए अच्छा लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की बात चल रही है। आई लेस देन जे बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए अपर ट्रायंगुलर, आई इक्वल टू जे तो ट्रायंगुलर, और अगर आई नॉट इक्वल टू जे लिख दिया मैंने तो अदर देन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, अदर देन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स की बात चल रही है। वेरी गुड। अब एक चीज और नोट करते हो, 4x4 का टोटल मैट्रिक्स था, तो टोटल एलिमेंट कितने हुए जी सर? टोटल 16 हुए। उसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट LDE, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कितने हुए सर? 4 हुए। अदर देन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट पढ़ना सीखो, अदर देन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट कितने हुए? 16 में से 4 गए तो कितने हुए? 12 हुए। अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट, अपर ट्रायंगुलर कितने हुए सर? 12 बचे थे, ऊपर 6 दिख रहे हैं, नीचे 6 दिख रहे हैं, 6 हुए। ये 6 आएगा कैसे? सो टोटल एलिमेंट्स माइनस डायगोनल एलिमेंट्स अपॉन 2। अरे वाह सर, फॉर्मूला बना दिया आपने तो। सो अगर n क्रॉस n का कोई मैट्रिक्स है बच्चों, सो टोटल एलिमेंट कितने होंगे? n स्क्वायर। डायगोनल में कितने होंगे? n। तो अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट कितने होंगे? n स्क्वायर माइनस n बाय 2। और इतने ही क्या होंगे? लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स भी होंगे। जितने अपर ट्रायंगुलर है उतने ही लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट होंगे। और सर नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? तो देखो नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, सुनना ध्यान से, नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल कितने हैं? n स्क्वायर, उसमें से डायगोनल वाले हटा दो। सो अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल मिलाकर कितने एलिमेंट है? n स्क्वायर माइनस n। सिर्फ अपर ट्रायंगुलर में कितना है? n स्क्वायर माइनस n बाय 2। आधे ऊपर जाओ आधे नीचे जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, शोले देखी होगी आप लोगों ने। और लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स भी कितने हैं? इतने ही है सर, इतने ही अपर ट्रायंगुलर, इतने ही लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल में कितने होंगे? जितना ऑर्डर होगा उतने डायगोनल बैठे होंगे। सो डायगोनल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल कितने होते हैं? बहुत सारी बातें बता दी मैंने। टोटल कितने होंगे? n क्रॉस n में n स्क्वायर टोटल होंगे। डायगोनल में कितने होंगे? डायगोनल कौन सा डायगोनल? लीडिंग डायगोनल। डायगोनल में होंगे सर n। सो डायगोनल में n हो गए हमारे पास, और टोटल n स्क्वायर हो गए। अपर ट्रायंगुलर n स्क्वायर माइनस n बाय 2 हो गए। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट भी n स्क्वायर माइनस n बाय 2 हो गए बंधुओं। और नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट NLDE पढ़ना सीखो बंधुओं। NLDE नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट n स्क्वायर माइनस n। वेरी गुड, बहुत इंफॉर्मेटिव था ये वाला बात। इससे आप आगे देखना कि कितना गजब समझ में आता है आपको। आई प्रॉमिस कि आगे वाली सारी बातें तुमको समझ में आ जाएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में इस पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स देख सकते हैं। और टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में अब जितनी भी बातें करूंगा मैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप होंगे। तो फर्स्ट इन द कैटेगरी इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसका नाम डायगोनल मैट्रिक्स है, बट इसके डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इसकी डेफिनेशन में बहुत क्लियरली कहा गया कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n क्रॉस n डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स विल बी जीरो, दैट इज Aij इक्वल टू जीरो फॉर ऑल I नॉट इक्वल्स टू j। दैट्स इट, दिस इज द डेफिनेशन। टीचर अपनी मर्जी से कुछ कुछ बनाते रहते हैं, बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, कुछ टीचर बोलते हैं यार हो तो सकते हैं पर सारे जीरो नहीं हो सकते, क्या पता, घर में खेती चल रही है। सो ऐसा कुछ नहीं है। परिभाषा में सिर्फ इतना कहा गया कि नॉन लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो गारंटीड जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं और नहीं भी, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बढ़िया सा एक एग्जांपल लेते हैं 3x3 का। A B C कुछ भी हो सकते हैं, दे मे बी रियल, दे मे बी इमेजिनरी, दे मे बी कांस्टेंट, दे मे बी वेरिएबल, दे मे बी एनीथिंग, दे मे बी जीरो। सो एक स्क्वायर नल मैट्रिक्स की बात अगर करें हम तो वो डायगोनल होगा। मान लो 4x4 का स्क्वायर नल मैट्रिक्स लिया मैंने, इट विल बी डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों सर डायगोनल क्यों होगा? क्योंकि बेटा इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हैं? जीरो। हमें सिर्फ वही देखना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? जीरो।
दैट्स इट. डायगोनल एलिमेंट दे कैन बी जीरो, दे कैन नॉट बी जीरो. सर फिर एक n क्रॉस n का अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे सर? सोचो बेटा, यहां पर n लोग बैठे हुए हैं, इनके बारे में हमें पता नहीं है. मिनिमम है तो ऊपर वाले तो जीरो होंगे ही होंगे, नीचे वाले भी जीरो होंगे, तो बुरी से बुरी स्थिति में भी ये वाले और ये वाले जीरो होंगे. सो संख्या टोटल एलिमेंट्स कितने थे? n स्क्वायर. उसमें से डायगोनल वाले हटा दो क्योंकि कम से कम जीरो चाहिए. सो कम से कम इतने जीरो होंगे. और सर अगर मैक्सिमम जीरो पूछ लिए जाए तो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस पूछ लिए जाए तो, अरे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस तो फिर n स्क्वायर हो जाएंगे सारे जीरो, नल मैट्रिक्स बन जाएगा. तो डायगोनल मैट्रिक्स मान लो एक 3x3 का डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं. 5 2 3 0 0 0 0 0 0. इसको लिखने का मैथ्स में एक और तरीका है. DIAG करली ब्रैकेट बना लेते हैं और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लिख देते हैं. कुछ टीचर यहाँ कॉमा भी लगाते हैं, लग जाए तो भी ठीक है, कॉमा ना भी लगे तो भी ठीक है, सब मोह माया है. पॉइंट इज दैट कि डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक आसान तरीका है, और वो तरीका इसलिए है क्योंकि हमको डायगोनल एलिमेंट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. बाकियों की तो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी फ्रॉम डेफिनेशन है कि वो तो जीरो होंगे ही होंगे. अब इसके आगे के जो मैट्रिसेस हैं उनको समझते हैं. फर्स्ट ऑफ देम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स. सो ए पार्ट इज स्केलर मैट्रिक्स. नाउ व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, समझते हैं इसको. अगर कोई मैट्रिक्स ए आई जे n क्रॉस n है हमारे पास, जिसमें ए आई जे इक्वल टू जीरो है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं, एंड एक और कंडीशन लग गई, यहीं से ये अलग होता है डायगोनल से, या वेराइटी ऑफ डायगोनल बनती है, डॉटर मैट्रिक्स बनता है. ए आई जे इक्वल्स टू सम कांस्टेंट फॉर ऑल आई इक्वल्स टू जे. मोरल ऑफ द स्टोरी, सारे डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो थे ही. सो ये डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर एक स्पेशल टाइप बन गया. एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो 5 5 एंड 5. सो दिस इज द स्केलर मैट्रिक्स. अब सवाल उठता है कि क्या स्केलर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो सकते हैं? तो यस, ऑब्वियसली हो सकते हैं, बिकॉज कहीं कोई डेफिनेशन में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं हो सकते, ऐसा कहीं नहीं कहा गया. तो नल मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स. डायगोनल भी हो सकता है क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में भी डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते थे, नॉन डायगोनल पक्के में जीरो होने. सो अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स. अगली बात आती है, इसी का एक और टाइप है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूरे चैप्टर को डोमिनेट करेगा. इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, हर जगह दिखेगा. अगर nth ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको आई एन कहा जाता है, थर्ड ऑर्डर का है तो i3, फोर्थ ऑर्डर का है तो i4. नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेशन समझिए. ए हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा? जब ए आई जे बराबर जीरो हो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट गारंटीड जीरो होंगे, एंड ए आई जे इक्वल्स टू 1 होगा फॉर ऑल आई बराबर जे. मोरल ऑफ द स्टोरी, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होंगे और नॉन डायगोनल शहीद हो जाएंगे. सो वो सारे जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होंगे. दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स. एक 2x2 का अगर हम आइडेंटिटी बनाए तो वो ऐसा दिखेगा, थोड़ा सा छोटू जीरो बन गया, थोड़ा इज्जतदार जीरो बनाते हैं. 2x2 का. 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? देखिए यहाँ पर 1 1 1 0 0 0 0 0 0. तो ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा. इसको क्या बोलेंगे प्यार से हम? i3 स्टैंडर्ड नोटेशन. इसको क्या बोलेंगे? i2. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स. अगर डायगोनल मैट्रिक्स को समझो तो डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता हमको, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होंगे. स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल का ही एक टाइप है जिसमें डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्दर एक टाइप है जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स गारंटीड 1 होंगे, 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकते. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स. आगे जाकर इसकी और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. इट बिकम्स आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन.
जो आगे जाकर हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स वाले आर्टिकल में देखेंगे। नाउ एक बार हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ लिया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में फर्दर 4 कैटेगरीज हैं बच्चों, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, स्ट्रिक्टली अपर, स्ट्रिक्टली लोअर। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यूटीएम, प्यार से यूटीएम बोलते हैं इसको। मैं पहले यहां पर एक एग्जांपल बनाऊंगा और उसके बाद फिर नीचे डेफिनेशन लिखूंगा, सो दैट आपके दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर होनी चाहिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैं 3x3 के एग्जांपल लूंगा, जनरल डेफिनेशन में नीचे लिखूंगा इसकी, डोंट वरी। सो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट गारंटीड 0 है, जिसके लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स 0 हैं, डायगोनल वालों का नहीं पता, अपर ट्रायंगुलर का नहीं पता, डायगोनल का नहीं पता, अपर ट्रायंगुलर का नहीं पता, बट लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट गारंटीड 0 है, दैट्स इट। तो क्या सर, डायगोनल और उसके ऊपर वाले अपर ट्रायंगल वाले 0 हो सकते हैं? वो कुछ भी हो सकते हैं बेटा, उनके पास फ्रीडम है। बट किसके पास फ्रीडम नहीं है? लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के पास, वो गारंटीड 0 होंगे। तो अब इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n will be called upper triangular matrix if and only if Aij बराबर 0 फॉर ऑल I, याद करो यहां पर क्या होता था, ग्रेटर देन j। सो जब I ग्रेटर देन j होगा, मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स होंगे, उन सारे एलिमेंट्स के लिए Aij क्या होगा, 0, और कुछ नहीं बोला गया। सो दिस is called upper triangular matrix. So this matrix defines upper triangular. अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, LTM। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप खुद बोल रहे होगे इस समय, मेरी गारंटी, अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हो तो आप खुद ही बोल पा रहे होगे कि लोअर ट्रायंगुलर क्या होता होगा, जिसके अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट 0 होते हैं और बाकियों के बारे में नहीं पता। सो लेट अस से PQR है, LMN है, ये 0 हो भी सकते हो नहीं भी, बट अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट गारंटीड 0 होंगे। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे आप? A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n will be called lower triangular matrix if Aij बराबर 0 for all this time I less than j। शाबाश बच्चों। तीसरा है स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? इन मैट्रिसेस में डायगोनल एलिमेंट भी 0 हैं, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट भी 0 हैं, अपर ट्रायंगुलर वाले नहीं पता। स्ट्रिक्टली ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। सो डेफिनेशन क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? A इक्वल्स टू Aij n क्रॉस n वेयर Aij बराबर 0 फॉर ऑल। याद करो अपर ट्रायंगुलर के लिए I ग्रेटर देन j था, यहां पर I ग्रेटर देन j तो होगा ही होगा, इक्वल भी आ जाएगा। I ग्रेटर देन और इक्वल टू j, इक्वल के चलते डायगोनल 0 हो जाएंगे और ग्रेटर के चलते लोअर ट्रायंगुलर 0 हो जाएंगे। क्या नाम पड़ा? स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वेरी गुड। अब लास्ट कैटेगरी है स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम है? SLTM, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है जी स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल 0, अपर ट्रायंगल वाले 0, लोअर ट्रायंगल वाले राम जाने, वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी। मैं 3x3 का एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं इसकी डेफिनेशन इस तरीके से लिखूंगा, Aij n क्रॉस n will be called strictly lower triangular matrix if and only if Aij बराबर 0 for all। यहां पर क्या होता है? I लेस देन j, और यहां पर इक्वल का साइन भी लग जाएगा क्योंकि डायगोनल भी 0 है। तो I लेस देन और इक्वल्स टू j के लिए एलिमेंट 0 है, बाकी एलिमेंट का हमको पता नहीं है, वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी। बहुत काम की बात। नल मैट्रिक्स, नल या स्क्वायर नल मैट्रिक्स, यहां स्क्वायर लगा देता हूं मैं।
स्क्वायर नल मैट्रिक्स क्या क्या है दुनिया में, सवाल उठता है स्क्वायर नल मैट्रिक्स क्या क्या हो सकता है मैथ्स में। तो देखो क्या क्या हो सकता है। स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो सबसे पहले तो स्क्वायर तो होगा ही होगा सर, नाम ही स्क्वायर बोल रहे हो आप। हाँ बेटा, दूसरा सर डायगोनल होगा, बिल्कुल सही, डायगोनल मैट्रिक्स होगा क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं तो डायगोनल हो गया। तीसरा और क्या हो सकता है जी? सर ये ना स्केलर भी होगा सर, बिल्कुल ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। क्या आइडेंटिटी होगा सर? नहीं, आइडेंटिटी नहीं होगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट वन होने चाहिए तो आइडेंटिटी नहीं हो सकता। और क्या होगा जी? ट्रायंगुलर होगा। ट्रायंगुलर मतलब चारों वाले ट्रायंगल। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा और स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। मतलब एक नल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर है, एन क्रॉस एन का है, तो वो इतनी प्रजाति फॉलो करेगा। गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिफरेंट वेराइटी को वो फॉलो करता है। तो दैट इज अ सिंपल नोट। यहाँ पर दो अगरबत्ती लगा दें क्योंकि नल मैट्रिक्स आगे जाकर 10-12 डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस को फॉलो करने वाला है, यू विल फाइंड इट। मैं एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं बता रहा कि अभी आपको फील आती रहेगी कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। लेट्स सी ये कितनी डिफरेंट वेराइटी ऑफ मैट्रिसेस में फॉल करता है। चलो जी, सो हमने यहां तक भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इज सब मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स से थोड़ा सा बाहर आते हैं और देखते हैं सब मैट्रिक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट इज सब मैट्रिक्स। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, जबकि आगे जाकर जब हम रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहां पर हमको सब मैट्रिक्स का यूज होगा। सो सब मैट्रिक्स क्या होता है? मान लीजिए एक मैट्रिक्स बनाता हूं मैं आपके सामने, पहले समझते हैं उसके बाद लिखेंगे। 2 3 4 5 7 8 9 1 2 0 3 4, एक 3x4 का मैट्रिक्स है। तो सब मैट्रिक्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स obtained by deleting some rows or columns but not all। फिर सुनिएगा, सब मैट्रिक्स फॉर अ गिवन मैट्रिक्स इज obtained by deleting some rows और कॉलम्स बट नॉट ऑल। कुछ रोज और कॉलम्स को डिलीट करके जो मैट्रिक्स बच गया, जो जो एलिमेंट्स बच गए, अगर उनका मैट्रिक्स बना दोगे तो वो सब मैट्रिक्स कहलाएगा फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स। बस कंडीशन ये है कि आप सब कुछ डिलीट मत कर देना। ऐसा नहीं कि आपने तबाही मचा दी, पूरा सब कुछ ही खत्म कर दिया और फिर बोलोगे सर सब मैट्रिक्स आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैट्रिक्स में कम से कम एक एलिमेंट तो होना जरूरी है। तो सबसे छोटा सब मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के लिए सिंगलटन मैट्रिक्स होगा, प्रोवाइडेड वो उसी के अंदर के किसी एलिमेंट से बना हुआ हो। सो यहां पर हम देखते हैं, मैंने क्या करा, रो वन को डिलीट कर दिया। ये सिंबल होता है बेटा, लिखने का तरीका होता है। R1 कैंसिल मतलब R1 को मैंने छोड़ दिया। और क्या छोड़ दिया मैंने? कॉलम 2 छोड़ दिया। वेरी गुड, रो 1 छोड़ दी, कॉलम 2 छोड़ दिया। और क्या छोड़ दिया सर? कॉलम 3 भी छोड़ दिया सर। डन। अब बताओ सर इसका सब मैट्रिक्स क्या होगा? तो लेट अस से हमें जो मिला मैट्रिक्स वो बी मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स में एक तो हमने रो 1 छोड़ दी, सो हमने ये रो छोड़ दी। एक हमने कॉलम 2 छोड़ दिया, वेरी गुड। और हमने कॉलम 3 भी छोड़ दिया। अब क्या बचा आपकी जिंदगी में? तो सर 7 बचा, 1 बचा, 2 बचा, 4 बचा। जिस ऑर्डर में वो लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर में हम लिख देंगे। देन दिस बी मैट्रिक्स इज अ सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। काम की बात, एक और मैट्रिक्स बनाते हैं सी। क्या क्या करना है सर? एक तो रो 2 छोड़ दो, ठीक है बेटा छोड़ दी। सर एक कॉलम 4 छोड़ दो, ठीक है बेटा छोड़ दिया। सर बहुत जोर से मन कर रहा है, रो 3 भी छोड़ दो, ठीक है डन बेटा, लेट अस एंजॉय। आपने रो 2 छोड़ा है इस बार, तो रो 2 छोड़ा है तो एक तो ये गया, ठीक है। सर कॉलम 4 भी छोड़ा था तो ये भी गया। रो 3 भी छोड़ दिया था गुरुजी, ये भी गया। अब क्या बचा आपके पास? तो सर मेरे पास बचा 2 3 और 4, तीन एलिमेंट दिख रहे हैं जो बच गए। सो मैं लिख दूंगा 2 3 और 4। आई होप अगर आपने कंसंट्रेटली समझा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या समझ में आई हमको? हमने रिवाइज किया फटाक से। A matrix obtained from a given matrix by deleting some rows or columns but not all, सारे नहीं छोड़ेंगे। तो दिस इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। तो ये सब मैट्रिक्स है, 2x2 का सब मैट्रिक्स है, ये 1x3 का सब मैट्रिक्स है। अब मुझे बताओ D इज इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं 9, 1x1 का, क्या ये सब मैट्रिक्स है इसका? यस सर, 9 एक एलिमेंट दिख रहा है सर हमको यहाँ पर, तो ये सब मैट्रिक्स तो है। अच्छा बताओ किस ऑपरेशन से मिलेगा ये? तो सर ये 9 को छोड़कर दुनिया तबाह करनी है हमको, तो हमने रो 1 छोड़ दिया सर, वेरी गुड। रो 2 मत छोड़ देना, 9 भी चला जाएगा उसके साथ। तो कॉलम 1 छोड़ दिया, कॉलम 2 छोड़ दिया, कॉलम 4 छोड़ दिया और सर रो 3 भी छोड़ दिया। एक्सीलेंट। रो 1 छोड़ दिया, रो 3 छोड़ दिया, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 4।
अब जिंदगी में क्या बचा तुम्हारे पास? सिर्फ सिंगलटन एलिमेंट 9. दिस इज ऑल्सो अ सब मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए. So that is how we define सब मैट्रिक्स. अब हुआ क्या? अब बहुत काम की बात, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मजा आने वाला है. अब मैं डिफाइन करूंगा वो चीज जो जनरली इंस्टीट्यूट्स में या फिर बुक्स में पहले दी जाती है, और मैं उसके पीछे वैलिड रीजन भी बताऊंगा. अब हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट. बेसिकली डिटर्मिनेंट जो था वो डिफाइन हुआ इस तरीके से, इफ a unique value is associated with a square matrix using some well-defined rule, then that unique value is called determinant of that square matrix. Wow. So determinant का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था. एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक यूनिक वैल्यू एसोसिएट की गई यूजिंग सम जनरल वेल डिफाइंड रूल. That unique value is called determinant of that square matrix. और यही कारण है कि पहले मैं मैट्रिक्स पढ़ाता हूं और फिर डिटर्मिनेंट. पहले डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ाता, क्योंकि जब तक आपको मदर प्रॉपर्टी समझ में नहीं आएगी कोई सेंस नहीं बनता कि आप उसका एक पर्टिकुलर पार्ट या एप्लीकेशन पढ़ के बैठ जाओ. अब गजब की फील आएगी, और मैं गारंटी देता हूं जिस दिन मैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट खत्म करूंगा उस दिन यू विल फील कि हाँ सर एक एक बात बहुत क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ कनेक्ट हो गया. सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट? Let us understand. So determinant is a unique value associated with a square matrix using some well-defined rule. So मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 1 क्रॉस 1 का, एंड B हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, लेट अस से ABCD, एंड C हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, let us say A11 A12 A13. A13 थोड़ा सुंदर लिखा जा सकता है, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. सो एक C मैट्रिक्स है मेरे पास. A मैट्रिक्स सिंगलटन मैट्रिक्स है, B सेकेंड ऑर्डर का है और C थर्ड ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का है. अब मुझे A का डिटर्मिनेंट चाहिए. देन रूल सुनिए, सिंगलटन मैट्रिक्स के लिए उसके अंदर का बैठा हुआ एलिमेंट ही उसका डिटर्मिनेंट होगा. कुछ सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो एलिमेंट जैसा है बस वैसा के वैसा ही आंसर होगा. एग्जांपल देखते हैं. सो एग्जांपल क्या हुआ? मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, उसके अंदर -5 बैठा हुआ है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हाँ ये दो अच्छी बातें बताता हूँ. डिटर्मिनेंट का सिंबल एक तो ये है सिंगल डंडी, डबल डंडी लगा दोगे तो मैट्रिक्स, सिंगल डंडी लगा दोगे तो डिटर्मिनेंट, और एक ये भी है DET के बाद जो भी मैट्रिक्स है वो अंदर लिख दिया जाता है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर हम बात करें तो वो -5 होगा. IIT वाले हमेशा ये लैंग्वेज यूज करते हैं DET, दे हार्डली एवर यूज दिस थिंग, बट अगर करें तो एक्चुअली है ना, ये कंफ्यूज करती है. कुछ बच्चों को लगता है मॉड है. सो मॉड इसलिए नहीं, जब भी मैट्रिक्स के ऊपर 2 डंडी लगी होगी तो उसको डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ही पढ़ेंगे. मॉड होने के लिए अंदर नंबर चाहिए हमको, एटलीस्ट मैट्रिक्स तो नहीं चाहिए हमको. मॉड के लिए अंदर नंबर हो सकता है, वो वेक्टर हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, पर मैट्रिक्स नहीं हो सकता. मॉड ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग, क्योंकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है. तो क्योंकि मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं है तो मॉड ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग. तो मैट्रिक्स पर अगर 2 डंडी लगा दोगे तो वो हमेशा डिटर्मिनेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा. अब बात आती है कि B का डिटर्मिनेंट निकालना है हमको. देन द रूल इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. वेरी सिंपल. सो A B C और D डिटर्मिनेंट बना लिया हमने, और इसका आंसर होगा AD माइनस BC. सो 2 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत इजी हो गया. अब सवाल उठता है कि 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालें. सो यहां पर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए. इस समय मैं आप लोगों को पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा. हम सिर्फ डिटर्मिनेंट को उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको मैट्रिक्स में यूज होने वाला है. आगे जाकर जब मैट्रिक्स हम खत्म कर लेंगे देन वी अगेन कम बैक टू डिटर्मिनेंट, और फिर डिटर्मिनेंट चैप्टर को पूरा रिगरसली पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे. उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है. अभी सिर्फ उतना ही जो हमारे मीनवाइल हमको स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक वैल्यू मिली, एंड दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि डिटर्मिनेंट है क्या यार. वो जो क्यूरियोसिटी थी, चैप्टर का नाम पढ़ते थे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, वो क्यूरियोसिटी खत्म हो गई कि अच्छा डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक वैल्यू एसोसिएट कर दी यूजिंग सम रूल, वो वैल्यू उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है बेसिकली.
डिटर्मिनेंट का यूज हुआ लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन इनके रूट्स को डिटरमाइन करने के लिए। सो डिटरमाइन करने के लिए यूज हुआ, इसलिए नाम डिटर्मिनेंट पड़ गया। एंड इट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना, और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही डिटर्मिनेंट डिफाइंड है, और किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं होता। एनी अदर मैट्रिक्स स्क्वायर अदर देन स्क्वायर मैट्रिक्स डोंट हैव एनी वैल्यू or don't have any rule to find their value. Only a square matrix got converted to determinant and then we find the value using some well defined rule. So well defined rule क्या है वो समझते हैं। 2x2 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब बात करते हैं 3x3 की। वहां पर आकर इंजॉयमेंट शुरू होता है। सो मान लेते हैं हमारे पास एक C मैट्रिक्स है 3x3 का, A11 A12 A13 A21 A22 A23। बहुत ध्यान सुनिएगा, A31 A32 A33। बहुत सारी मेथड्स है। एक इंडियन मैथमेटिशियन भी थे सरसाचार्य, नालंदा यूनिवर्सिटी में थे जहां तक मेरा इंफॉर्मेशन है, और वो बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे। उन्होंने भी एक मेथड दिया था 3x3 को सॉल्व करने का। ऑल्दो वो मेथड सिर्फ 3x3 के लिए था, पर वो गजब मेथड है, गदर मेथड है वो। मतलब कंपटीशन के लिए तो बहुत ही शानदार मेथड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो एक बार उस मेथड की तरफ जरूर देखना, उसकी तरफ जरूर सोचना। मैं बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेता हूं क्योंकि मैं वो मेथड यूज करता हूं, मैं आपको भी सिखाने वाला हूं। बट बिफोर दैट सबसे पहले समझते हैं कि इस मैट्रिक्स में M11 क्या होगा। दिस इज कॉल्ड माइनर। सो माइनर और कोफैक्टर को समझते हैं। तो माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। मैं बहुत जनरलाइज मेथड पढ़ा रहा हूं। ये जो मेथड है ये यूनिवर्सल है। थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, 100 ऑर्डर, 1000 ऑर्डर, कोई सा भी मैट्रिक्स ले आओ दुनिया का, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मेथड काम आएगा। और माइनर समझने के लिए मैं आप लोगों को सब मैट्रिक्स पढ़ा चुका हूं, तो मैं सब कुछ कनेक्ट कर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। सो M11 माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर मैं MIJ लिख देता जनरल तो ये हो जाता माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। डन सर। क्या होता है माइनर, अब ये बताओ। मान लो मुझे M11 लिखना है। सो M11 लिखने के लिए आप फर्स्ट रो को छोड़ दीजिए, पूरी फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए, फर्स्ट कॉलम भी डिलीट कर दीजिए। मतलब एक सब मैट्रिक्स बनाइए बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है सर, बन गया सब मैट्रिक्स। अब उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लीजिए, दैट इज कॉल्ड माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ओके गुरुजी। सो डिटर्मिनेंट A22 A23 A31 और A32 एंड A33। यार थोड़ा सुंदर राइटिंग में लिखता हूँ, राम राम राम, भगवान भी तो देख रहे हैं इस वीडियो को, क्या बोलेंगे। A22 A23 A32 A33। डन। इसकी वैल्यू निकाल ली सर, आ गई गुरुजी। ये तो बड़े आराम से आ जाएगी क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से होती है। A22 A33 माइनस A23 A32। डन सर, ये इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही माइनर M12 निकालते हैं अपन। माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो इस बार क्या करेंगे, इस बार फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, और कौन सा कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। तो क्या बचा आपके पास, फर्स्ट रो छोड़ दिया आपने, सेकंड कॉलम छोड़ दिया। सर लिखना कैसे है, यस वेरी गुड बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, LTR डबल TP, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। जो एलिमेंट बच गए उनको लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम लिखेंगे। तो फर्स्ट रो छोड़ दी, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, लेफ्ट टू राइट। A21 वेरी गुड, A23 शाबाश, A31 और A33 एक्सीलेंट। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। A21 A33 माइनस A23 A31 एक्सीलेंट। सो ये क्या आ गया अपने पास, M12। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, M13 M21 M22 एंड फाइनली M33।
दे आर कॉल्ड माइनर्स। एक बार माइनर आ गए तब हम कोफैक्टर वर्ड समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कोफैक्टर। लेट अस अंडरस्टैंड कोफैक्टर क्या होता है। ये क्या थे? माइनर थे। नाउ व्हाट इज कोफैक्टर? इफ आई डिफाइन कोफैक्टर देन मेरे देसी भाषा में बोलूं तो वो होता है साइंड माइनर। क्या होता है? साइंड माइनर। यस, साइंड माइनर। क्या होता है साइंड माइनर? अगर मैं बोलूं एम आई जे देन इट इज माइनर ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। अब मैं बोलूं सी आई जे, देन व्हाट इज सी आई जे बच्चों? देन सी आई जे विल बी कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट of ith row and jth column। ith row and jth column, done sir। this is our cofactor। अब होता क्या है सर, काम की बात बताओ। इट इज साइंड माइनर, -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। सी आई जे इज -1 की पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। बहुत काम की बात। अगरबत्ती बनती है, खुशबू आते रहनी चाहिए कॉन्सेप्ट की। सो सर कोफैक्टर आ गया। अब क्या चाहते हो सर आप? माइनर सिखा दिया आपने, कोफैक्टर सिखा दिया, आप तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना सिखा रहे थे और आप कहाँ चले गए माइनर कोफैक्टर पर। अब यूज करूंगा ना बेटा, अब आएगी काम की चीज सामने। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स? सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या है सर, वो बताओ। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान से सुनना, लिखूंगा नहीं मैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। जय श्री राम। खत्म। फिर सुनो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स। दुनिया का कोई भी मैट्रिक्स उठा लो। मतलब सर अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट को लेकर डिटर्मिनेंट लिखना चाहूं, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूजिंग फर्स्ट रो, तो A11 इंटू C11। वेरी गुड। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। प्रोडक्ट का आप सम करेंगे A12 का C12 के साथ एंड A13 का C13 के साथ। शाबाश, क्या आ गया बंधुओं? दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सर इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट तो 6 तरीकों से निकल सकता है। यू आर राइट। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर सकते हो, सेकंड रो से एक्सपेंड कर सकते हो, थर्ड रो का यूज कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। 3x3 के मैट्रिक्स को निकालने के लिए कितने तरीके? 6 तरीके। 4x4 के लिए 8 तरीके इस मेथड से। 10x10 के लिए 20 मेथड्स हैं, 20 डिफरेंट तरीकों से। वैल्यू सेम आएगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यूनिक होती है, 10 बार बोला, यूनिक वैल्यू एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सो वैल्यू सेम आने वाली है पर मेथड्स बहुत सारे हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर n क्रॉस n का मैट्रिक्स आ गया तो इस मेथड से उसकी वैल्यूज निकालने के कितने तरीके होंगे? उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के कितने तरीके होंगे? 2n तरीके होंगे। 3x3 के लिए 6 थे, 4x4 के लिए 8 थे, 10x10 के लिए 20 थे, तो n क्रॉस n के लिए कितने होंगे? 2n तरीके होंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, जहां तक मुझे ध्यान है। 2n methods are there to decompose the determinant using cofactor method। वाओ। सर एक और बार बताइए जरा, अगर आप सेकंड रो से एक्सपेंड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? बड़े आराम से करूंगा बेटा, अपने को बड़ा पसंद है आराम से काम करना। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स सी विल बी, लेट अस एंजॉय। क्या क्या सर, क्या क्या क्या? यस, C12 C21 सॉरी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इनटू उसका एलिमेंट। क्या था एलिमेंट? A21 प्लस C22, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का कोफैक्टर, उसका एलिमेंट A22 प्लस C23
A2 वेरी गुड सर। थर्ड रो से एक्सपेंड करना, तो थर्ड रो क्या थी सर? A31 था, A32 था, A33 था। इसमें इनके कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे बेटा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी C32। सर एक कॉलम से भी कर दो, चल सेकंड कॉलम से कर लेते हैं बस। अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा मत उम्मीद करना कि मैं इससे ज्यादा बताऊंगा, सफिशिएंट है ये। सेकंड कॉलम में कौन कौन था याद करो? A12, A22, A32, A12, A22, A32 और उनके कोफैक्टर्स, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C12, C22, C32। दिस इज एक्सपेंडिंग यूजिंग कॉलम 2। सर एक और अच्छी बात बताओ, बहुत जोर से सुनने का मन कर रहा है, कुछ भी बता दो सर। सर महाभारत की स्टोरी सुना दो, बस कुछ अच्छा बता दो। चल अच्छी बात सुनने का मन कर रहा है तुम्हारा, सुनो बेटा। अगर किसी रो के कोफैक्टर लेट अस से C11, C12, C13 फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स लिख दिए, इन कोफैक्टर के साथ किसी दूसरी रो के एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिए। किसके एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दिए? किसी दूसरी रो के, फर्स्ट रो को छोड़ दो, क्योंकि फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट। अगर किसी दूसरी रो के, कोई भी सेकंड या थर्ड रो या कोई सी भी रो, इसको छोड़कर, जिसके कोफैक्टर लिए वो वाली रो छोड़कर किसी भी दूसरी रो के एलिमेंट्स ले लोगे। सर सेकंड रो ले ले, हाँ ले ले बेटा। A21, A22, A23 इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर ले बेटा। कर लिया सर? सुनो बेटा, इट इज ऑलवेज जीरो। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आगे जाकर ना दिमाग की बत्ती तो ये अभी जला देगा और आगे जाकर काम भी आएगा। बल्ब कितना कुपोषित बना है हमारा, फिर कोई बात नहीं। सो sum of product of elements of any row with corresponding cofactor of any other row is always zero। कॉलम के लिए भी ये बात बोल सकते हैं, जो बात रो के लिए बोल सकते हैं वो कॉलम के लिए बोल सकते हो। sum of cofactors of elements of any column with the elements of any other column is always zero। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात, कंपटीशन के लिए बहुत काम आने वाली है ये बात। सो सर एक एग्जांपल हो जाए, मजा आ जाएगा। यस बेटा, लेट अस एंजॉय। 2 3 5 1 2 4 7 3 2 ये कोई मैट्रिक्स है ए। सर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कोई मैट्रिक्स ए था, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमको। 3x3 का था, ठीक है। किससे निकालूं? सर सेकंड रो से एक्सपेंड कर दो। सेकंड रो से करके दिखाओ सर। डन। सेकंड रो का एलिमेंट लिखा, 2 कहां से लिख दिया भाई? 1 2 4। इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस एलिमेंट के इस पोजीशन के कोफैक्टर को। ये पोजीशन क्या है? A21। सेकंड रो छोड़ दूंगा, पहला कॉलम छोड़ दूंगा, जो मिला उस सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना लूंगा। तो 3 5 3 2। ये तो माइनर आ गया। सर हमको तो कोफैक्टर चाहिए था। यस बेटा, -1 की पावर क्या है? ये पोजीशन क्या है जल्दी बता। सर 2 1 है, 2 + 1। एक्सीलेंट। थोड़ा सा दूर लिख लें इसको, जिनको चश्मा है उनका भी तो ध्यान रखना है जिंदगी में। सो I + J 2 + 1 और बाहर कौन बैठा है? 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सर पहले एक कुछ अच्छे से लिख के दिखा दो हमको। ठीक है बेटा, अपन लिखेंगे A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23। ये चाहिए अपने को। ये अपना हो गया A21, ये अपना हो गया C21 प्लस ये क्या कौन भाई साहब हो गए? A22। अब -1 की पावर 2 + 2 इंटू माइनर, 2 टाइम्स। माइनर क्या है जी? माइनर है, इस भाई साहब का माइनर निकालना है तो सेकंड रो, सेकंड कॉलम छोड़ दो और सेकंड रो छोड़ दो। ये हटा देता हूँ। सो सेकंड कॉलम और सेकंड रो छोड़ दी तो क्या बचा जिंदगी में? 2 बचा सर, 5 बचा सर, 7 कितना सुंदर बनाते हो आप, और 2 बचा। डन।
प्लस 4 इंटू -1 की पावर, पोजीशन बोलो याली क्या थी, 2 3 थी ना, हाँ सर 2 3 थी, 2 + 3 इंटू डिटर्मिनेंट। क्या है डिटर्मिनेंट सर, इस बार थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं तो सेकंड रो तो हर बार ही छोड़नी पड़ेगी सर। 2 3 7 3 2 3 7 3, ये भाई साहब कौन थे, ये C22 थे, ये कौन थे जी, A23 थे सर, ये प्रभु सर ये C23 थे। वेरी गुड, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया मेरे बच्चों का, -1 की पावर 2 + 3 -1, 3 2 जा 6, 6 - 15, 6 - 15, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट चुटकियों में सॉल्व होता है। -1 1 हो गया, 2 2 जा 4, 7 5 जा 35, 4 - 35, एक बार लिख लेते हैं दिल बहलाने के लिए, प्लस 4 इंटू -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 2 + 3 इज -1, एंड 2 3 जा 6, 6 - 21 लिख देते हैं, 6 - 21। सो फाइनल आंसर आने वाला है, दिल थाम कर बैठिए, 6 में से 15 गया तो -9 बचा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 आ गया, 4 में 35 -31, -31 का स्क्वायर इंटू 2 करा तो -62, शाबाश, और 6 - 21 -15 बचा, -15 इंटू -1 15 हो गया, 15 4 से 60 हो गया, तो आंसर आ गया 7। सो इसका डिटर्मिनेंट कितना है, 7। वेरी गुड, आई होप कि आप लोगों को कोफैक्टर मेथड से डिटर्मिनेंट निकालना आ गया होगा। सर आप वो किसी का नाम ले रहे थे सर, कोई हिंदुस्तानी बंदा था सर, नाम भूल गए सर हम, अरे सरस, सरसाचार्य, लेट अस एंजॉय सरस रूल। सो सरस ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मान लो ABC PQR STU, मान लो ये कोई मैट्रिक्स था, ए मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट है और आपको इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। सरस ने तो धूम मचा दी दुनिया में, उन्होंने बोला ये 3x3 पे लगेगा, ओके जी, हमको उससे ऊपर है भी नहीं सिलेबस में, 4x4 सिलेबस में नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं, n×n तक की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, पर सॉल्व करने का क्वेश्चन सिर्फ 3x3 तक है, दैट्स इट, फुल स्टॉप, और कंपटीशन में तो जनरली 2x2 ही आता है। सो क्या करना है सर, सरस रूल सिखाओ, सरस रूल, हिंदुस्तानी है जी, अपनापन महसूस हो रहा है एकदम से। सो पहला कॉलम वापस से रिपीट कर लो, कर लिया सर, सेकंड कॉलम भी रिपीट कर लो, कर लिया सर, डन। अब डायगोनल कनेक्शन कर दो, कर दिया सर, क्या आया, मल्टीप्लाई करो, AQU, एक्सीलेंट, प्लस अगला डायगोनल कनेक्शन क्रिएट करो, क्या आया जी, BRS, वेरी गुड, प्लस अगला डायगोनल कनेक्शन क्रिएट करो, सर अगला डायगोनल कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो CPT आ जाएगा, शाबाश, माइनस का साइन लगाओ, ब्रैकेट लगा लो, ये जो था ये फॉरवर्ड डायगोनल था, अब बैकवर्ड डायगोनल क्रिएट करेंगे, थोड़ा सा स्टाइलिश क्रिएट करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्या दिखा जी, BPU दिखा सर, बहुत बढ़िया, अगला क्या दिख रहा है बोलो सर, ART दिख रहा है, अगला क्या दिख रहा है सर, CQS दिख रहा है, डन, गेम ओवर, आंसर आ चुका है, मैट्रिक्स सॉल्व, कोई कोफैक्टर नहीं निकालने, कोई माइनर नहीं निकालने, कोई -1 की पावर i + j नहीं करना, कुछ नहीं, सीधे तुरंत फैसला, कोई तारीख पे तारीख नहीं लगेगी। अब कोई मैट्रिक्स था A, उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं हम लोग, मान लो 2 3 1 4 - 2 0 3 7 1, और उसने बोला इसकी वैल्यू बताओ, ये 0 है, 0 अपना हीरो है, इसको थोड़ा सुंदर बनाते हैं सर, पहला कॉलम लिख लो, दूसरा भी कॉलम लिख लिया सर, डन, बस शुरू हो जाओ प्रभु राम का नाम लेकर, 2 × -2 × 1, 2 × -2 × 1 सर, डन, प्लस ये हो गया सर, इसको कनेक्ट करो, ओए होए, जय हो जीरो महाराज की, 7 चौक 28, 4 × 7, माइनस का साइन, ब्रैकेट लगाओ, रिवर्स डायरेक्शन में वैल्यू निकालते हैं, 4 3 जा 12, यार ये 0 बढ़िया चीज है, आता रहना चाहिए, 3 2 जा 6, बस आंसर आ गया, खत्म खेल, कुछ नहीं करना था, -4, 0 तो कुछ हो नहीं सकता, +28 -18
10 बचा, 10 में से 4 गया, 6 बचा, आंसर आ गया। ये दूसरा डिटर्मिनेंट था, दिल पे मत लेना कि सर पिछले वाले का तो 7 आ रहा था, इसका 2 कैसे 6 कैसे आ गया, इसका 6 आंसर है। सो दैट कंप्लीट्स बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने समझा यहाँ पर कि डिटर्मिनेंट है क्या, उसकी परिभाषा क्या है। सर कुछ और बताना चाहते हैं? बेटा बताने को तो इतना कुछ है कि दिन रात बैठे रह सकते हैं अपन, और मैं नहीं थकूंगा, ये प्रॉमिस है। मुझे बहुत मजा आता है मैथ्स पढ़ाने में। सर बताइए फिर, कुछ ऐसा बता दो सर कि मजा आ जाए। सुनो बेटा, ऐसी बात जो बुक्स में नहीं मिलेगी, जो टीचर्स भी नहीं बताते। लेट अस एंजॉय। लेक्चर को खत्म यहीं पर करते हैं, इसी बात पर करते हैं, और वो बात है, इफ A is a square matrix such that determinant of A equal to 0, then matrix A is called singular matrix। अच्छा, ये डेफिनेशन थी। सर ये तो बुक्स में लिखा होता है, आप तो बोल रहे थे बुक्स में मिलेगा नहीं, ऐसी बात है। यस, ये नाम सिंगुलर क्यों पड़ा? पूरे नंबर सिस्टम को ध्यान से देखो, आपको सिंगुलर और प्लूरल इंग्लिश वाले वर्ड याद है? सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब बहुत सारे। अब बताओ कितने पॉजिटिव नंबर है? सर इनफाइनाइट। कितने नेगेटिव नंबर है? सर इनफाइनाइट। कितने नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव रियल नंबर है? सर एक है बस, 0। नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव, न्यूट्रल। मतलब पूरी दुनिया आपके नंबर्स को देखो, सारे रियल नंबर को देखो, तो उसमें एक अकेला नंबर है जो सिंगुलरिटी रखता है, यूनिकनेस रखता है, बाकी तो कोई यूनिक नहीं है। 5 जैसे कितने नंबर है? सर बहुत सारे हैं। 5 जैसे पॉजिटिव तो बहुत सारे, इनफाइनाइट पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव इनफाइनाइट, नेगेटिव नंबर भी इनफाइनाइट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इनफाइनाइट है वो भी। कौन है जो अकेला राज कर रहा है और सेंटर में बैठा हुआ है? न्यूट्रल है, 0। इसीलिए जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए उसका नाम रख दिया गया सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलरिटी है इसके पास, यूनिकनेस है इसके पास। और सर अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो 0 के अलावा कुछ भी, जैसे हमने पिछले 2 एग्जांपल करे, दोनों का डिटर्मिनेंट 0 नहीं था, अरे नॉन सिंगुलर, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो यहां पर मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करता हूं। बहुत सारी बातें बतानी थी और अभी तो बहुत मजा आना स्टार्ट करने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि अब मैंने इस चैप्टर का बेस क्रिएट कर दिया है। अब हम फ्लाई करेंगे, और मेरा प्रॉमिस है कोई भी बुक उठा लो बेटा हिंदुस्तान लेवल की, कोई भी, मतलब कोई भी, तुम सारी बुक सॉल्व कर पाओगे। दैट इज माई प्रॉमिस, और देख लेना, वादा है मेरा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, बट आई नो आप अगर ये दे रहे हो तो आपका बहुत फायदा है। आई ट्राई कि आपके टाइम के साथ जस्टिफिकेशन हो, आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग द मैसेज। जितने बच्चों को पता लगेगा, मेरा मेन मोटिव इस चैनल को स्टार्ट करने का सिर्फ एक है कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनके पास महंगी महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने के पैसे नहीं है, वो यहाँ पढ़कर भी सीख सकते हैं। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। ऑल्दो मैं थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ क्लासरूम में, मैं थोड़ा और ज्यादा क्वेश्चंस पे डिस्कस करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। डिटेल में तो मतलब थोड़े ज्यादा चीजों को हम खींचते हैं और वहां पर क्वेश्चंस भी बहुत सारे करते हैं। बट बेटा अगर थ्योरी अच्छे से पता लग जाए ना, और जिसमें सीखने की इच्छा हो, वो सॉल्व एग्जाम्पल देखकर सब कुछ सीख सकता है। बस थ्योरी कोई समझा दे अच्छे से, और वही मैं काम यहाँ पर कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।